नमस्कार साथियों, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स रीड 81 पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 सोल्यूशन यानी विलयन, जिसमें आपको 4 लेक्चर हो गए थे। ये आपका 5वां लेक्चर था। अभी तक आपने अगर उन लेक्चर को नहीं देखा हो तो उन लेक्चर आपके इस चैनल पर पड़े होंगे, आप उनको जाकर देख लीजिए। क्योंकि यह अगर विलियन की बात किया जाए तो विलियन यूपी बोर्ड परीक्षा में 5 से 7 अंक अबाध्य रूप से आपको दिलाता है, इसलिए यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। आप इसको देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करने वाले थे हेनरी नियम। हेनरी नियम क्या होता है? हेनरी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने गैस से संबंधित आपको नियम दिया था। तो आइए चर्चा करते हैं कि हेनरी का नियम है क्या। अगर हेनरी के नियम की बात किया जाए तो इन्होंने कहा था अगर ताप स्थिर हो, ये आपका ताप है, अगर ये स्थिर हो, अगर ताप स्थिर हो तो किसी विलायक की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। हेनरी ने कहा था कि अगर ताप स्थिर हो तो किसी निश्चित विलायक में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। हेनरी ने कहा था कि अगर ताप स्थिर हो, यानी जो भी ताप हो, चाहे 10 डिग्री हो चाहे 20 डिग्री हो, एक निश्चित ताप हो, अगर 20 डिग्री है तो 20 रहे, 50 डिग्री है तो 50 रहे, एकदम निश्चित ताप रहे, घटे बढ़े नहीं। यानी 50 है तो 50 रहे, 51, 52, 55 नहीं होना चाहिए, यानी एकदम निश्चित ताप रहे, कांस्टेंट ताप। अगर ताप स्थिर है तो किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा, कोई विलायक हो उसमें घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए तो हो जाएगा W इज प्रोपोर्शनल टू W/P इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। W इज प्रोपोर्शनल टू P है तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। यानी इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो एक आपका स्थिरांक आ जाएगा। ये आपका हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। अगर इसे मोल प्रभाज के पदों में लिखा जाए, अगर हेनरी का नियम मोल प्रभाज के पदों में लिखा जाए तो ये आपका हो जाता है कुछ P इज प्रोपोर्शनल टू KH यक्स। अगर इसको मोल प्रभाज के पदों में लिखा जाए तो हो जाता है P इक्वल टू KH यक्स, जहां P आपका विलायक का दाब है, ये आपका दाब है, P आपका दाब है, K आपका हेनरी स्थिरांक है, ये KH जो आपका है हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। और यक्स कहा जाए तो यक्स आपका है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, यक्स आपका है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या होता है इसे आप जानने के लिए आप दूसरा वीडियो या तीसरे वीडियो में ये चर्चा हुई थी कि मोल प्रभाज क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, सारी चीजें बताई गई थी। तो वहां से आप देख लीजिएगा कि मोल प्रभाज होता है, ठीक है। ये आपका हेनरी का नियम था। अब हेनरी नियम की कुछ सीमाएं होती है, आइए देखते हैं उनकी सीमाएं क्या है। हेनरी नियम लिमिटेशन, लिमिटेशन, लिमिटेशन बोले तो सीमाएं। अगर सीमाएं की बात किया जाए तो हेनरी नियम की कई सीमाएं होती है। जैसे कहा जाता है कि ये हेनरी नियम वही लागू होता है जहां गैस का दाब उच्च नहीं होता। यानी हेनरी नियम की सीमाएं होती है, हेनरी का नियम वही लागू होता है जहां गैस का दाब उच्च नहीं होता, यानी गैस का दाब सामान्य। पहली सीमा थी यानी गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है गैस का ताप, गैस का दाब था, गैस का ताप निम्न नहीं होना चाहिए। पहली सीमा थी हेनरी नियम की, गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है गैस का ताप निम्न नहीं होना चाहिए। अगला है आपका तीसरा नियम। तीसरा क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि विलायक के आणविक अवस्था में, जो विलायक है आपका इसके आणविक अवस्था में
परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलायक जो है इसके आणविक अवस्था में परिवर्तन, इसके आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो गैस है जिस रूप में, जिस अणु के रूप में ये भाग ले रही है उस अणु के रूप में उपजे, Cl2 के रूप में भाग ले रही है तो Cl2 के रूप में बनी रहे और ये टूट न जाए। जैसे Cl2 अणु है, ये Cl2 एक अणु है। अब इसके आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि ये Cl- में टूट जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यह नियम वही लगता है जहां उसके विलायक अवस्था में अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे H2O है, H2O आपका जल है, ये आपका एक अणु है। अब ऐसा ना हो कि ये H अलग टूट जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, ठीक है। और इस अवस्था में ये हेनरी का नियम लागू नहीं होता। यानी ये अणु की अवस्था में है तो अणु की अवस्था में विद्यमान रहे, वही हेनरी का नियम लागू होता है, ठीक है। अब आपका आ जाता है हेनरी नियम की उपयोगिता। हेनरी नियम की उपयोगिता, यूजेज। ये आपका जो बाटल भरा जाता है बोतलों में, जो पैकिंग होती है, पैकिंग, ये जो बोतलों की पैकिंग होती है ये हेनरी नियम के अनुसार होती है। ये डिस्टिल्ड वाटर जो आता है आपका, इसको उच्च दाब पर पैक किया जाता है क्योंकि CO2 की विलेयता बढ़ी रहे। CO2 की विलेयता जल में बढ़ाने के लिए इसकी पैकिंग उच्च दाब पर की जाती है। दूसरा आपका, ये पहला आपका पैकिंग था। दूसरा उपयोग कहा जाए तो ये जो होता है, जो आप श्वसन करते हैं, यानी जो सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं। जैसे जब सांस अंदर लेते हैं तो नाक के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ली जाती है। लेकिन जब यही सांस जब बाहर करते हैं तो जो CO2 होता है शरीर के सभी भागों से, CO2 फेफड़ों के माध्यम से नाक से होते हुए आपका बाहर हो जाता है। यानी ये जो श्वसन की क्रिया है ये हेनरी के नियम के अनुसार होती है। यानी ऑक्सीजन का अंदर ले जाना और CO2 का बाहर कर देना, यह हेनरी के नियम के अनुसार होता है। यानी श्वसन की क्रिया हेनरी नियम के अनुसार होती है। यह आपका था हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के बाद आपका है वाष्प दाब। आइए वाष्प दाब को समझते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है समझिए। इसको समझने से पहले एक बात आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझाते हैं। मान लीजिए आपका कोई ये तालाब है, ये तालाब है, तालाब में ये जल है, जल भरा है पूरे तालाब में। तालाब है तो जल तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपका लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस पर कोई आदमी बैठा है, खड़ा है या बैठा है, खड़ा है मान लीजिए। ये कोई आदमी है जो इस पर खड़ा है, ठीक है। अब जब ये आदमी, ये कोई तालाब था, तालाब के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा है, जल पर तैर रहा है और इस लकड़ी के ऊपर एक आदमी बैठा है। अब जब ये आदमी इस लकड़ी के टुकड़े से इस किनारे पर जाएगा तो यहाँ से इस लकड़ी पर जंप करेगा। जैसे ही जंप करेगा तो आदमी द्वारा कुछ लकड़ी पर दाब लगेगा, लगेगा कि नहीं? लगेगा। अगर जब दाब लगेगा तो ये लकड़ी का टुकड़ा पानी में कुछ पीछे खिसकेगा, ठीक है, और ये आदमी यहाँ पर किनारे पर पहुंच जाएगा। यानी जैसे ही आदमी लकड़ी से अपना जंप लगाएगा लकड़ी पर कुछ दाब लगेगा, ठीक है, और ये आदमी यहाँ पर किनारे पर पहुंच जाएगा। ठीक यही प्रोसेस फॉलो होता है वाष्प दाब में। वाष्प दाब को समझिएगा, ठीक यही प्रोसेस फॉलो होगा वाष्प दाब में। देखिएगा ये आपका तो ये बात है, ठीक है। ये आपका भरा है जल से, यहाँ मान लीजिए कुछ रख दीजिए,
इसको हटा दीजिए। अगर एक पात्र रखा है तो ये दिखेगा नहीं, इसको ऐसे मान लीजिए। अब देखिए, ये आपका एक पात्र है, पात्र में आपकी जल भरा है। अब एक निश्चित ताप इसको रखिए, निश्चित ताप पर इसको रखिए। निश्चित ताप नहीं, ताप बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे निश्चित ताप पर रखिए, चाहे ताप बढ़ाते चलिए, दिक्कत कुछ नहीं होगी। देखिए, अब जैसे ही इस पे ताप लगेगा तो ये गर्म होगा, गर्म होगा तो इसकी वाष्प बनेगी और वाष्प इस दीवार से टकराएगी, यानी ये जो पात्र ऊपर से ढका है उससे टकराएगी, यानी यहाँ से पूरा ये बनेगा वाष्प और ये जाके वहां दीवार से टकराएगा। जैसे ही इसको ताप दोगे, यहाँ से वाष्प बनेगी और ये वाष्प उठेगी, इस पात्र से टकराएगी और कुछ देरी बाद यहाँ पर कुछ वाष्प के कण हो जाएंगे जो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। ठीक है, यानी जब इसको ताप देंगे तो ये ताप से गर्म होगा, वाष्प बनेगी, वाष्प यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर इकट्ठा होगी। जब इकट्ठा हो जाएगी कुछ वाष्प तो धीरे धीरे नीचे गिरेगी और यही प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से वाष्प बनेगी, यहाँ से नीचे गिरेगी, यहाँ से जाएगी ऊपर, यहाँ से जो इकट्ठा हो जाएगी नीचे गिरेगी। इस तरह से ये प्रोसेस काफी देर तक चलती रहेगी। तब एक समय आएगा कि ये जो वाष्प बन रही है जा रही है और ये जो वाष्प नीचे गिर रही है, यानी जो वाष्प बन के जा रही है और ये जो जल गिर रहा है नीचे, इन दोनों के वेग में समानता आ जाएगी। यानी जितनी तेजी से वाष्प ऊपर जाएगी उतनी ही तेजी से यहाँ नीचे गिरेगी। जब यहाँ ज्यादा जल इकट्ठा हो जाएगा तो जितना तेजी से ये जा रहा है उतनी तेजी से नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब इन दोनों को वेग में समानता हो जाएगी, जब ये दोनों का वेग समान हो जाएगा तो उसे कहा जाता है साम्य की अवस्था। जब इन दोनों का वेग समान हो जाएगा तो उसे कहा जाता है साम्य की अवस्था। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब इसको ताप देंगे तो इस जल से वाष्प बनेगा, वाष्प आपकी उठती चली जाएगी और यहाँ पात्र से टकराएगी, पात्र से इकट्ठा जब हो जाएगा यहाँ पात्र पर वाष्प तो ये वाष्प नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये ऊपर जाती रहेगी, ये नीचे आता रहेगा और वाष्प बनने की दर तेज रहेगी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये वाष्प यहाँ ज्यादा इकट्ठा होगी। एक समय आएगा वाष्प जाने का मतलब वेग और वाष्प के गिरने का वेग दोनों बराबर हो जाएगा, उसे कहा जाएगा वाष्प की साम्य अवस्था। ठीक है, कहा जाएगा वाष्प की साम्य अवस्था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यानी जब जाने वाला वेग और आने वाला वेग दोनों समान हो जाए तो उसे कहा जाएगा वाष्प की साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था में जब यहाँ से वाष्प निकली होगी, ठीक है, जब यहाँ से वाष्प निकली होगी, यहाँ से वाष्प निकली होगी, अब कहा रहा है साम्य अवस्था। जब यहाँ से वाष्प के कण निकलते होंगे, जैसे आपने अभी तालाब में देखा था, ये तालाब था, यहाँ लकड़ी थी, यहाँ एक आदमी ऐसे खड़ा था। ठीक है, अब जब ये आदमी यहाँ से कूदा, यहाँ पर पहुंचा तो इस लकड़ी पर कुछ दाब लगाया था, लकड़ी जिससे पीछे हुई होगी। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ से वाष्प के कण ऊपर निकलेंगे यानी बाहर उड़ेंगे तो वाष्प के कण द्वारा द्रव पर कुछ दाब लगेगा। यानी जब यहाँ से वाष्प के कण ऊपर निकलेंगे तो वाष्प के कण द्वारा द्रव पर कुछ दाब लगेगा। जैसे यहाँ से ये आदमी बाहर निकला तो आदमी द्वारा इस लकड़ी पर कुछ दाब लगा था जिससे लकड़ी पीछे हुई थी। उसी तरह से जब यहाँ से वाष्प के कण निकलेंगे बाहर यानी वाष्प का कण ऊपर वाष्प उठेंगे तो वाष्प के कण द्वारा द्रव पर कुछ दाब लगेगा। ठीक है, उसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब, यानी वाष्प के द्वारा द्रव पर लगे दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला आपका है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, इसको समझिए। वाष्प दाब का अवनमन होता है अगर किसी विलायक में, कोई विलायक है, वाष्प दाब आपने समझ ली, अगर इसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए, अवाष्पशील पदार्थ, अगर किसी विलायक में
अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए तो इसके वाष्प दाब में यानी विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। यानी अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्पशील न हो, यानी जिसका वाष्पन न हो, ऐसे पदार्थ को किसी भी विलायक में घोल दिया जाए तो विलायक में घुलेगा नहीं, और जब घुलेगा नहीं तो वाष्प बनेगी नहीं, और जब वाष्प बनेगी नहीं तो वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा। जब वाष्प ही नहीं बनेगी तो वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा, और जब वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा तो वाष्प दाब में कमी आएगी, और जब वाष्प दाब में कमी आती है उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। यानी जब अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में डाल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसे कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाता है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब को आप P0 से करते हैं, इसके दाब को PS से करते हैं। विलयन का दाब, विलायक का दाब P0, विलयन का दाब PS। ठीक है, यानी वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अगला आता है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। अगला आपका जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन आपने देखा, वाष्प दाब क्या होता है ये भी आपने देखा। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है इसको समझिएगा। अगर किसी विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS, किसी विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब PS, तो वाष्प दाब का अवनमन आपने पढ़ा P0 माइनस PS, P0 माइनस PS, ये वाष्प दाब का अवनमन है। अभी आपने पढ़ा वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता है P0 माइनस PS। इतना समझ में आया, इतना बताया गया था। अब अगर इसी में भाग दे दिया जाए विलायक के वाष्प दाब को, यानी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब बटे विलायक के वाष्प दाब को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये ऊपर आपका हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन, ये आपका है वाष्प दाब का अवनमन, और ये नीचे आपका है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये P0 माइनस PS आपका वाष्प दाब का अवनमन है, और P0 आपका विलायक का वाष्प दाब है, जिसमें P0 आपका विलायक का वाष्प दाब, PS आपका विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है राउल्ट का नियम। इसके बाद आपका आ जाएगा राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। अगला आपका आ जाता है राउल्ट का नियम। जब हम राउल्ट ने 1887 में 1887 एफ.एम. राउल्ट, ये आपके वैज्ञानिक हैं एफ.एम. राउल्ट, जिन्होंने 1887 में गैसों से संबंधित अवाष्पशील पदार्थों में अपना नियम दिए थे, जिसे कहा जाता है राउल्ट का नियम।
1887 ईस्वी में एफ.एम. राल्ट ने अवाष्पशील पदार्थों में गैसों से संबंधित अपना नियम दिए थे, जिसे कहा जाता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? इन्होंने कहा, राउल्ट का नियम कहा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, एफ.एम. राउल्ट ने ये कहा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, ये आपके वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, ये अभी आपको पढ़ाया गया। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान होता क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये एफ.एम. राउल्ट का नियम है। अब विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी मात्रा में जिक्र कर देते हैं, जल्दी जल्दी जिक्र कर देंगे, लेकिन विस्तृत रूप में पढ़ने के लिए आपको पिछले वीडियो में मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, कैसे निकालेंगे, इससे गणनाएं आ जाएंगी, कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में डिस्कशन में आया है, उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अगला है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला एन आपका जो है विलेय का मोल प्रभाज है, ये विलेय मोलों की संख्या है, विलेय मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन जो है आपका विलायक मोलों की संख्या है, विलायक मोलों की संख्या है। P0 आपका है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और P आपका है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, P0 आपका है विलायक का वाष्प दाब, PS आपका है विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अगर ये कहा जा रहा है ये विलेय है, ये आपका विलायक है, विलेय, विलेय, और ये आपका विलायक। अब आप थोड़ा पीछे चलिए, पीछे आप पहले वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पढ़ाया गया था तन विलयन और सांद्र विलयन, तन विलयन और सांद्र विलयन। तन विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। जब विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो विलयन तन होगा, और इस स्थिति में जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलायक लिख सकते हैं क्या? देखिए, हम कह रहे हैं ये कैपिटल एन आपका विलेय है और स्मॉल एन आपका विलायक है। अगर विलेय की मात्रा बहुत कम हो तन विलयन होगा, और तन विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। ठीक, अगर तन विलयन है तो विलेय की मात्रा जब कम होगी, बहुत कम होगी, तो ये कैपिटल एन और प्लस स्मॉल एन को आप कैपिटल एन लिख सकते हैं। यदि स्मॉल एन की मात्रा बहुत कम होगी तो इसको लगभग कैपिटल एन के बराबर आप मान सकते हैं। अगर कैपिटल एन के बराबर मान सकते हैं तो आपका एक सूत्र निकल के आता है। ठीक है, तब ये कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन की जगह हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, आपका सूत्र वही है, मान लिया जाता है। अगर तन विलयन है, तन विलयन में अगर विलेय की मात्रा कम है, बहुत कम है, तब कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन मान लिया जाता है। ठीक है, और सूत्र आपका ये प्राप्त हो जाता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राउल्ट का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं आ जाती हैं। लिमिटेशन आ जाती है। राउल्ट नियम की सीमाएं आ जाती है। राउल्ट नियम केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है। अगर राउल्ट नियम की बात किया जाए तो केवल ये आदर्श विलयन पर लागू होता है। अगर राउल्ट नियम की बात किया जाए तो यह केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है। ठीक है, दूसरा राउल्ट नियम केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है। राउल्ट नियम वहां लागू नहीं होता जहां विलायक के आणविक अवस्था में परिवर्तन होता है।
जहां विलायक के आणविक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, विलायक आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था, अगर विलायक के आणविक अवस्था में परिवर्तन होता है तो राउल्ट का नियम वहां कार्य नहीं करेगा। विलायक के आणविक अवस्था में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर राउल्ट का नियम कार्य करेगा। ठीक है, अगला आपका आ जाता है विलेय के आयनिक माध्यम में राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। यानी अगर आयन माध्यम होगा, आयन माध्यम, तो वहां पर राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। अगर आणविक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो भी राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। अगर विलायक में आयनन हो जाएगा, यानी आयनिक माध्यम प्राप्त हो जाएगा विलयन में, तो वहां भी राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, वाष्प दाब का अनुमान, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ाया गया होगा आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब